हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की मल्हार पुस्तक पाठ 1। इसकी कविता को हमने पहले ही वीडियो में पढ़ लिया है। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, अभ्यास प्रश्न देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो पहले आप इसकी फर्स्ट वीडियो जो है उसे देख लें, पार्ट ए, जिससे आपको इसकी व्याख्या क्लियर हो जाए, तब आप इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलो अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि प्रश्न दिए गए हैं, उसके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उनमें से उत्तर चुनिए। उत्तर हमारे एक से अधिक हो सकते हैं, कविता के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहला प्रश्न क्या दिया है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या मतलब है, आपको बताना है कि हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है। मतलब सामाजिकता से है, संवेदनहीनता से है, कठोरता से है, नैतिकता से है। तो अगर आपको याद होगा, कविता हमने पढ़ा था कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। मतलब जिसमें देश के प्रति भावनाएं नहीं है, वह संवेदनहीन है, कठोर है, हृदय पत्थर के समान है। इसलिए हमारे ऑप्शन जो है करेक्ट कौन से हो जाएंगे, संवेदनहीनता और कठोरता से है। तो अगर हम देखेंगे तो करेक्ट उत्तर हमारे दोनों ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है। आपको बताना है कि इनमें से कविता का मुख्य विषय क्या है, क्या मूल संदेश है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है। देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा या देश की स्वतंत्रता। तो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की बात इसमें कही गई है, जो कि मुख्य विषय है। अगला प्रश्न देखेंगे हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो हम शब्द आया है वो किसके लिए आया है। ये देश की प्राकृतिक संसाधनों के लिए आया है, देश की शासन व्यवस्था के लिए आया है, देश के समस्त नागरिकों के लिए आया है, या देश के सभी प्राणियों के लिए आया है। करेक्ट उत्तर आपको चुनना है कि इनमें से किसके लिए आया है। तो करेक्ट उत्तर हमारा क्या है, देश के समस्त नागरिकों के लिए बोला है, किसी एक के लिए नहीं है। कि हम, क्योंकि भारत देश जब स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि जिस प्रकार राजा अपने राज्य के लिए स्वतंत्र होता है, उसी प्रकार से हमारे देश के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है। कौन सा हृदय पत्थर के समान है, जिसमें साहस की कमी हो, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो यहाँ पर कि कौन सा हृदय जो है पत्थर के समान है, तो जिसमें स्नेह नहीं है, जिसमें राष्ट्र प्रेम नहीं है। तो वो उत्तर हमारे कौन से हो जाएंगे, 2 उत्तर हो जाएंगे। एक तो स्नेह का भाव नहीं है, मतलब कौन सा स्नेह, देश के प्रेम, ठीक है, देश प्रेम की बात हो रही है। और देश प्रेम यानी कि हमारे देश के प्रति जो भावनाएं हैं, अगर वो हमारे हृदय में नहीं है तो वह हृदय पत्थर के समान है। अगला प्रश्न देखेंगे, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हैं। आप अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने यह उत्तर क्यों चुने हैं। अब आपको बताना है कि अलग अलग उत्तर भी चुने हो सकते हैं। तो आपने ये उत्तर चुने हैं तो आपको रीज़न बताना है कि क्यों। ठीक है, तो देखेंगे हम पहला उत्तर कि हमने जो प्रश्न पढ़ा है, इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने का अर्थ या आशय है व्यक्ति की भावनाओं का मर जाना। क्या बताया गया है कि व्यक्ति की भावनाएं मर जाना, संवेदनाएं शून्य हो जाना। अतः संवेदनहीनता और कठोरता से इस कथन को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो दोनों ही उत्तर हमारे सही हैं, इसलिए हमने इस उत्तर को चुना है। अगर आपने इसके अलावा कोई उत्तर चुना है तो आपको तर्क भी अपना उसी हिसाब से देना पड़ेगा। अगला वाला जो है प्रश्न, उसमें हमने देश प्रेम चुना था। तो देश प्रेम क्यों चुना है, इस कविता का मुख्य भाव देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम है। इसमें राष्ट्र के लिए भावनाएं, समर्पण, प्रेम को व्यक्त किया गया है, जो कविता का मूल संदेश है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी भावनाएं जो है, समर्पण और प्रेम, किसके प्रति, देश के प्रति। अगला है हमारा, हमने जो चुना था देश के समस्त नागरिकों, तीसरे प्रश्न का उत्तर है यहाँ हम शब्द देश के समस्त नागरिकों के लिए आया। किसके लिए, समस्त नागरिकों, जो देश के स्वामी और भाग्य निर्माता हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, कविता के अनुसार वह हृदय किसके समान है, पत्थर के समान, जिसमें स्नेह और देश प्रेम की भावना नहीं है। अर्थात वह हृदय नहीं है, पत्थर के समान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ में दी गई हैं। उन पंक्तियों का भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या सही संदर्भों से मिलान करना है। अब आपको बताना है, जैसे यहाँ पर दिया है पहली पंक्ति, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुँच सकेगा पार नहीं। अब आपको बताना है कि जिसमें हिम्मत नहीं है, जिसने हिम्मत को छोड़ दिया है, वो कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएगा, वह पीछे रह जाएगा। तो जिस देश की ज्ञान संपदा समूचे विश्व के प्रभावित करती है, ये उत्तर नहीं होगा। जिस प्रकार युद्ध तो तलवारों की, ये भी हमारा नहीं है, हमने कविता में पढ़ा था। जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो, ठीक है,
वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आप इसमें एरो बनाकर भी अपने आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि इसी का, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो यहाँ पर कि जो व्यक्ति है अगर उसके अंदर देश के प्रति कोई जोश नहीं है, भावनाएं नहीं है, त्याग नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वो व्यक्ति, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्वयं के साथ ही भी दूसरों को भी प्रेरित करे, उत्साहित न कर सके, उसके जीवन जो है निष्फल हो जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चौथा, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। किस पर दीवानी है, भारत देश पर, भारत के ज्ञान और संपदा पर पूरे विश्व के ज्ञानी भी मरते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। ठीक है, क्या बताए कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, तलवार भी है, तोपे भी हैं। तो ये है इसके अर्थ। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आइए इसका उत्तर दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अब आप इसके उत्तर सामने सामने में लिख सकते हो, जैसे जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो आप यहाँ पर इसके उत्तर को इस तरीके से सामने सामने हमने इसके उत्तर को लिख दिया है, तो आप ऐसे चाहे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये इसके सामने उत्तर लिखें, या फिर आप उस तरीके से एरो बना के लिख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कविता से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आता है, अपने विचार समूह में साझा कीजिए। मतलब आप कविता को पढ़कर उसके अर्थ आपको क्या समझ में आए, जो आपको अध्यापक ने पढ़ाया है, फिर आपको अपने विचार अपने शब्दों में कक्षा में क्या करना है, अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवाने को। मतलब यहाँ पर बताया था, निश्चित रूप से हम सभी को पता है कि जिस प्रकार जब दीपक जलता है तो उसके आसपास जो पतंगा है उसे पता है कि उसकी मृत्यु है, फिर भी वो परवानों की तरह उसके आसपास घूमता रहता है। उसी प्रकार निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन जाएगी, लेकिन अगर वह हमारे देश पर हम बलिदान हो जाएं या देश के काम आ सके हमारी कुर्बानी, तो इससे अच्छा कोई और अर्थ नहीं हो सकता। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर कि इन पंक्तियों में जीवन की नश्वरता को दर्शाया गया है। नश्वरता का मतलब हम शाश्वत नहीं है, नश्वर जो एक दिन मिटना है, शाश्वत जो परमानेंट रहता है। तो हम परमानेंट नहीं, यहाँ पर हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। कवि कहना चाहता है कि जीवन का अंत निश्चित है, जैसे परवाना दीपक की लौ में जलने को तैयार रहता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य तय करके त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए अपने देश के लिए। तो ये इसका अर्थ है। अगले प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे लिए, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर बताया गया कि सब कुछ है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास तोपें हैं, तलवार हैं, अगर उसके बाद भी हम अपने देश के प्रति अपने हृदय में प्रेम को नहीं जगा पाए तो वो बेकार है हृदय। इन पंक्ति में आत्मबल और देश प्रेम की भावना प्रकट की गई है। कवि का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं है तो वह हृदय नहीं है, पत्थर के समान है। देश की रक्षा और उन्नति के लिए साहस, शक्ति और समर्पण होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं क्या मतलब है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें देश के प्रति भावनाएं नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, अगर जिसके हृदय में वह ऐसी भावनाएं नहीं उमड़ती हैं तो वो हृदय नहीं है, पत्थर के समान है। व्याख्या देखेंगे, इसमें भावनाओं को देशभक्ति के महत्व को दर्शाया, भावना और देशभक्ति के महत्व को बताया गया है। अगर किसी के हृदय में भावनाएं नहीं है, देश के प्रति प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, बलिदान नहीं है, तो व्यक्ति मानवीय संवेदना से शून्य है, मतलब उसमें संवेदनाएं है ही नहीं, संवेदनहीन है। ऐसे हृदय को कभी पत्थर के समान मानता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए कि इनके क्या उत्तर हो सकते हैं। हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है, कि हम हैं इसके राजा रानी, जो पंक्ति है राजा रानी क्यों कहा गया है, किसे कहा गया है। उत्तर देखेंगे, यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस पंक्ति में जो है, इस पंक्ति में भारतीय नागरिकों को राजा रानी कहा गया है। इसका कारण यह है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता से जीने का अधिकार रखता है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, इसीलिए उन्हें राजा रानी की उपाधि दी गई है। जिस प्रकार एक राज्य में राजा सर्वोपरि होता है हर डिसीजन को लेने के लिए, उसी प्रकार से लोकतंत्र जनता जनार्दन है ना, बोलते ना कि जनता ही अपने नेता को चुनती है, तो जनता ही सब कुछ है। अगला प्रश्न है हमारा,
संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उससे क्यों नहीं हो पाता, उसका क्यों नहीं हो पाता है? आपको बताना है यहाँ पर कि संसार के संग चलना है। अगर हम संसार के साथ ना चलें, कहते हैं समय परिवर्तनशील है, समय के अनुसार हमें भी परिवर्तनशील हो जाना, परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर बताना है कि संसार के संग चलने का अर्थ क्या है? संसार के संग चलने का अर्थ है समाज और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। जो व्यक्ति समाज से कटकर रहता है वह ना तो देश की उन्नति में भागीदार बन सकता है और ना ही वह समाज को अपनाता है, इसलिए संसार उसका हो ही नहीं पाता, वो अलग थलग रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, उस पर है नहीं पसीना जो, क्या वह भू का भार नहीं? पंक्ति पर आप क्या समझते हो? इसका अर्थ बताना है। इसका उत्तर देखेंगे। इस पंक्ति का अर्थ है जो व्यक्ति देश के लिए परिश्रम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, जिसमें पसीना पसीजता नहीं है, वह धरती पर बोझ के समान है। उसका जीवन व्यर्थ है, कार्य और सेवा के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया कि कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। अब यहाँ पर कौन कौन सी बातें? देश प्रेम का अर्थ है अपने देश से सच्चा प्रेम करना, देश की सेवा करना, उसकी रक्षा करना, कठिन समय में उसके बलिदान देने को तत्पर रहना, बलिदान देने को तत्पर रहना और उसके विकास में हर संभव योगदान देना। अलग अलग प्रकार से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, उसकी रक्षा कर सकते हैं। जो अपने जैसे सफाई है, सुरक्षा है, नियम है, ये सारे देश सेवा में ही आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। इसमें और कौन कौन सी, एक तो राष्ट्र प्रेम हो गया, और कौन कौन सी विशेषताएं, उनको आपको खोज को लिखना है। इस कविता की अन्य विशेषताएं क्या है? यह देशभक्ति से ओतप्रोत है, यह त्याग, बलिदान और कर्तव्य की प्रेरणा देती है। इसमें भावात्मक रूप से उत्साह का मेल है, भावनाएं भी हैं और उत्साह भी है। यह कविता युवाओं को जागरूक और प्रेरित करती है। भाषा सरल, प्रभावशाली और उत्साहवर्धक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अपने समूह से मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। किस तरीके से? जैसे यहाँ पर दिया है कि जिसने कि खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजानों की बात कही गई है। तो किस प्रकार के खजानों की बात कही गई है यहाँ पर देखेंगे हम। इस पंक्ति में देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ज्ञान की संपदा जैसे खजानों की बात कही गई है। यह खजाने हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए हैं। मूल्य, परंपराएं, शौर्य गाथाएं, कला, साहित्य, शिल्प, विज्ञान आदि हो सकते हैं जिन्हें जानना और सजोना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बताया गया? इस पंक्ति में देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ज्ञान की संपदा जैसी खजानों की बात कही गई है। अगला प्रश्न दिया गया, जिसकी मिट्टी में सौंधेपन की औ बड़े हुए, इनके लिए क्यों कहा गया? ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है? तो देखेंगे इसका उत्तर कि यह देश की मिट्टी के लिए कही गई है। ठीक है, सौंधापन जो है मिट्टी में खुशबू के लिए बोला जाता है। यहाँ सौंधेपन उस मिट्टी और खुशबू को, अपनत्व को दर्शाता है और बड़े होकर उस मिट्टी को स्नेहपूर्वक और सम्मान से पुकारा गया है, जैसे कोई अपने घर को या अपनी माँ को पुकारता है। ठीक है, अपनेपन का जो भाव है, भारत की जो सौंधी मिट्टी है, ठीक है, वही बताया गया यहाँ पर कि किस प्रकार हमें अपनी मातृभूमि, अपनी धरती माता के लिए जो है एक गर्व होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। वह हृदय नहीं है, क्या बताया गया? वह हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो उत्तर देखेंगे इसका। यहाँ पत्थर शब्द भाव शून्यता का, यानी कि संवेदनहीनता और देश प्रेम के अभाव को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया गया है कि जिसके हृदय में भाव शून्य है ही नहीं, संवेदनहीन है, देश प्रेम का अभाव है, ऐसा व्यक्ति पत्थर के समान उसका हृदय है। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति प्रेम नहीं है तो वो भावनाओं से रहित है, संवेदनहीन है, तो ऐसा व्यक्ति का हृदय जो है पत्थर के समान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, कल्पना कीजिए कि पत्थर यानी अपनी कहानी सुना रहा हो। कल्पना कीजिए कि पत्थर अपनी कहानी सुना रहा है। वह अपने आप से क्या क्या बातें करेगा और आप उस पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए पत्थर आपके बीच संवाद हो रहा है, इसको हम संवाद कहेंगे कि एक पत्थर है और एक आप हैं, तो दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होगी उसको बताना है। जैसे पत्थर क्या कहेगा, मैं नदी में था तो एक धारा मुझे बहाकर ले जाती है, समय के साथ मैं किनारे पर आ जाता हूँ और अब लोग मुझसे इमारतें बनाते हैं, कभी कभी मंदिर बनाते हैं, कभी किले बनाते हैं, मेरे ऊपर इतिहास लिखा गया, चित्र उकेरे गए, मैं समय का साक्षी हूँ। अब आप उसके इस जो अपने बारे में बता रहा है उसको सुनकर क्या कहेंगे? तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा देखेंगे कि
तुम हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक हो, ठीक है, तुम हमारे इतिहास संस्कृति के रक्षक हो, तुम्हारी परतों में अतीत की कहानियाँ छिपी हुई हैं, हम तुम्हें सहेज कर रखेंगे और तुम्हारी गरिमा को हमेशा बनाए रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, देश प्रेम की भावना न केवल सुरक्षा से नहीं बल्कि संरक्षण से जुड़ी है। देश प्रेम का मतलब नहीं है कि हम केवल युद्ध कर रहे हैं, अपने बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा देश के प्रत्येक वस्तु को, ऐतिहासिक वस्तु को, सांस्कृतिक वस्तु को, हर एक चीज़ की धरोहर को हम क्या कर रहे हैं, संरक्षित रख सकें, आने वाली पीढ़ी जान सके। ठीक है, तो वह भी एक देश प्रेम ही है, देश की सेवा है। अनुमान करके बताइए, जैसे किले हैं, चित्र हैं, लोक गाथाएँ हैं, मान लीजिए आज कथक है, भरतनाट्यम है, कुछ भी इस तरीके की जो लोक परंपराएं हैं, ये भी हमारी एक देश सेवा में आती। इनको हम खत्म कर दें, दूसरे देश की संस्कृति को अपना लें, तो आने वाली पीढ़ी कैसे जान पाएगी कि हमारे देश की संस्कृति है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे, किले, चित्र, लोक गाथाएँ, ऐतिहासिक वस्तुएं हमारी संस्कृति और गौरव इतिहास मतलब गौरवशाली इतिहास की पहचान है। इनका संरक्षण करना जरूरी है ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ भी अपने अतीत को जान सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। जैसे आज हम पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, झांसी की रानी की बात करते हैं, ठीक है, ये बाजीराव की बात करते हैं, तो ये लोग जो महापुरुष थे जिन्होंने हमारे मंगल पांडे की बात करते हैं, देश को आज़ाद कराया। अगर हमारे इतिहास से इनको ख़त्म कर दिया जाए, इनकी वीर गाथाओं को ख़त्म कर दिया, तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे महापुरुष थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की जो है बलि दी थी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी एक देश सेवा ही है। प्रश्न है इसमें, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी, ठीक है, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि आपको बताना है कि इन पंक्तियों में अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। दाना पानी, ठीक है, क्या दिया है, दाना पानी दिया है, राजा रानी दिया है। इन शब्दों में अंतिम ध्वनि एक सी है, ठीक है। इन विशेषताओं को तुक मिलान कहते हैं या फिर तुकांत कहते हैं। ऐसे ही अब नीचे पाँच के समूह में मिलकर चर्चा करके अपने उत्तर लिखिए। कविता में से ऐसे तुकबंदी, तुकांत जैसे है ना, आपको कविता की लय पकड़नी है और समूह में चर्चा करना है। ठीक है, देखेंगे इसमें शब्दों के तुक मिलान से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है कि अगर हम शब्दों में तुक मिलान करते हैं तो हमें इसमें क्या अंतर दिखाई पड़ता है, क्या विशेषता होती है कविता की, वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या विशेषता होती है, जैसे शब्दों के तुक मिलान से कविता में लय और संगीतात्मकता आती है। ठीक है, क्या क्या आता है, लय आती है, संगीतात्मकता आता है। यह कविता को याद रखने में आसान हो जाता है, सुनने में आनंददायक लगती है और इससे कविता बालकों के लिए आकर्षक और प्रभावशाली भी बन जाती है, क्योंकि वो तुक बन जाती है जो हमारा माइंड एकदम जल्दी से उसे कैच कर लेता है और हम उसे तुरंत याद कर लेते हैं। तो ये होता है, प्रभाव पड़ता है जब हम तुकांत कविता बनाते हैं। तो ऐसे आप भी कविता से शब्दों को छांट सकते हो या फिर अपनी तुकबंदी बना सकते हो। ग्रुप बना के अब तुक मिलाइए किसी एक टॉपिक को लेकर, देखेंगे आपकी एक कविता बनकर तैयार हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कविता की प्रभावशाली बनने के लिए क्या क्या प्रयोग किए गए। प्रभावशाली बनाने के लिए मतलब कविता को कवि ने इफेक्टिव बनाने के लिए और कौन कौन से जो है शब्दों का प्रयोग किया है। इसको क्या क्या किया उन्होंने, सरल और प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, तुकांत शब्दों का चयन किया है, देश प्रेम और अपनत्व का जो भाव है उसको सम्मिलित किया है, समावेश किया है, छोटे और स्पष्ट वाक्यों जो बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं उनका उपयोग किया है, चित्रात्मकता और कलात्मकता को जगाने वाले शब्दों को भी कवि ने लिया है। चित्रात्मकता मतलब चित्रों के माध्यम से वो शब्द चित्र आपके मस्तिष्क में उभर कर आ जाए, कल्पना करो ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके का कवि ने प्रयोग किया है जिससे हमारी कविता और प्रभावशाली बन सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न दिया गया है, देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। जैसे कविता दी है, वह पत्थर नहीं है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब इसी कविता को आपको आगे बढ़ाना है कि आप इसी तरीके से, मतलब उसमें कविता कौन सी बननी चाहिए, देश प्रेम की। ठीक है, तो देश प्रेम की कविता बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे शब्दों का चयन करना है जिससे कि हमारी कविता में देशभक्ति की जो भावना है वो जागृत हो सके। शब्द आपके रहेंगे। जैसे कविता को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या हो सकता है, वह जीवन है व्यर्थ मानव का जिसमें बलिदान की धार नहीं, जो मिट सके न देश हेतु उसमें कोई आधार नहीं, जिसने मिट्टी को माँ माना वही सच्चा इंसान हुआ, जो ना फहराया तिरंगा वह जीवन से अनजान हुआ। तो इसमें देशभक्ति के शब्द आ रहे हैं कि हमारा जीवन जो है मानव का तभी साकार है जब वो बलिदान के लिए है। ठीक है, अगर अपने देश पर ना मर मिटे तो बेकार है,
हमारे तिरंगा का महत्व ना समझे, जिसने अपने जीवन में तिरंगा ही नहीं फहराया, वो जीवन बेकार है, व्यर्थ है ऐसा जीवन। तो ये देशभक्ति की कविता है। आप भी कुछ शब्दों को सोचें, कल्पना करें अपने देश के तिरंगा के लिए, ठीक है, या देश के लिए, देश की प्रकृति के लिए, हिमालय पर्वत के लिए, गंगा नदी के लिए, वो सब हमारे देशभक्ति से ही जुड़े हुए हैं। उन सबको प्रयोग कर भारत माता के लिए एक कविता तैयार कर सकते हैं अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो ऐसे ही कोशिश करने में क्या जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में किसके बारे में बताया गया? स्वदेश। स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, फिर मित्रों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर स्वदेश शब्द दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये स्वदेश दिया हुआ है, स्वदेश यानी कि देश से कौन कौन शब्द जुड़े हो सकते हैं। जैसे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्वदेशी है, देशभक्ति है, देश प्रेम है, राष्ट्र है, स्वतंत्रता है, तिरंगा है, संविधान है, आज़ादी है। ऐसे ही शब्द और भी आप बनाकर लिख सकते हो, इन शब्दों को भी आप लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, तिरंगा लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने इस पूरी टेल को फिल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो चल न सका संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी, जिससे न जाति उद्धार हुआ। तो यहाँ पर क्या बताया गया, कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। क्या बताया जा रहा है कि कविता में जो भी पंक्तियाँ आई हैं आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है। इसमें से कुछ शब्दों के बीच में एक चिन्ह लगा है, इसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। योजक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। दो शब्द जो परस्पर आपस में संबंध स्पष्ट करते हैं, मतलब जैसे माता पिता, दिन रात, सुख दुख, उसके बीच में जो हाइफन लगा रहता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। उन्हें जोड़कर लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कविता की पंक्ति के अनुसार योजक चिन्ह के स्थान पर का, की, के और मैं से कौन सा शब्द उचित है जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके, आपको लिखना है, ठीक है। जैसे संदर्भ में दिया है इन्होंने, जो चल न सका संसार के संग, तो संसार संग कर दिया कविता की लय के लिए। अब यहाँ पर देखो, जो चल न सका संसार संग, तो यहाँ पर क्या उन्होंने बीच में, क्या इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा के, ठीक है, संसार के संग, ये मतलब है इसका। इसी प्रकार से यहाँ पर दाना पानी है, राजा रानी है, ठीक है, जाति उद्धार है। तो आपको इन्हीं को छांट कर बताना है कि कौन सा यहाँ पर शब्द आएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, बहती जिसमें रसधार, तो रसधार के बीच में बहती जिसमें रस की धारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, की, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगले शब्द को देखना है, पाया जिसमें दाना पानी। तो अब यहाँ दाना पानी का मतलब क्या है, पाया जिसमें दाना पानी का सहारा, मतलब हमें इस देश से दाना और पानी मिला है माता पिता, तो माता पिता के साथ में भी क्या है, ये पहले से ही शब्द है माता पिता बंधु जिसमें, इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि माता के या माता की या माता के, ये शब्द गलत हो जाएगा, तो ये पहले से ठीक है, ठीक है। हम हैं जिसके राजा रानी, तो इसमें भी क्या है, हम हैं जिसके राजा रानी, ठीक है। जिससे न जाति उद्धार हुआ, तो जिससे जाति का उद्धार नहीं हुआ, तो ये शब्द हैं, आप इन्हें ध्यान से देखकर पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया है हमारा, शब्द मित्र। है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। यहाँ पर इस पंक्ति के बारे में बताया गया स्पष्टीकरण है। उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान से ध्यान दीजिए कि इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है, जिसके कारण कविता में क्या आया, लयात्मकता आई है, लय आई है। और साथ ही साथ बताया गया कि यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसी लगेगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जान एक दिन जाने को है, तो ये हमारा एक लय नहीं बन रही है। जान एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या बताया गया है कि हर समय काल दीप जलता है। एक सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं वैसे लग रहा है, मतलब कविता की कोई भी पंक्ति लय नहीं आ रही है, सुर नहीं आ रहा है, ताल नहीं आ रहा है, सिंपल गद्य की जो लाइनें पढ़ते हैं वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब कवि ने क्या बोला हमसे यहाँ पर कि अब आप कविता में ऐसी पंक्तियों को चुनिए, शब्द का प्रयोग पहले हुआ है, चुनी हुई पंक्तियों में से शब्द के स्थान पर बदल कर पुनः लिखिए। जैसे हमने अभी इसमें से चुनी है कविता की लाइन, जैसे है, यहाँ पर देखो, है जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। अब इसी को पुनः लिखना है, मतलब जो है उसको मैं क्या ले जाना बाद में। तो इसमें देखो यहाँ पर हमने इसको बदल के देखा है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, तो ये सीधा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया हमारा एक। दुनिया दीवानी है जिस पर, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक सेंटेंस। मतलब इसमें जब हमने इसको बदल के लिखा है को बाद में लेके गए हैं, या इसका यहाँ पर है हटा दिया है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक गद्य के जैसा हो जाएगा। इसमें कोई कविता वाला जो भाव है वो नहीं आ रहा है।
तो ये हमें अंतर दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे शब्दों से ही वो काव्य बन सकता है और हमारे शब्दों से ही वो गद्य बन सकता है। ठीक है, सबको समझ में आ गई है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ा हुआ, तो लाइक तो बनता ही है। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ प्रश्न हमारा, अंतर स्पष्ट करने के लिए विश्लेषण कीजिए। मतलब आपसे पूछा गया है कि अभी जो हमने शब्द बदले उसका क्या अंतर है, अंतर बताइए। तो हमने क्या देखा कि पहली पंक्ति में है पहले आने पर, ठीक है, पहली पंक्ति में जो है क्या बताया गया है, पहली पंक्ति में है पहले आने से कविता में लय, संगीतात्मकता और काव्य सौंदर्य है। जब है को पीछे किया जाता है तो पंक्ति जो है गद्य की जैसी लगने लगती है और उनका कवितापन कम हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि है शब्द का स्थान बदलने से कविता की लयात्मकता या फिर उसका प्रभाव, मतलब जो लय है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, और उसका प्रभाव है जो पढ़ना चाहिए कविता पर वो नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है गद्य और पद्य। ठीक है, गद्य का मतलब क्या होता है, सिंपल तरीके से पढ़ना, और पद्य का मतलब लय, संगीत, ठीक है, सुर ताल का होना आवश्यक है। तो लयात्मकता, संगीतात्मकता, काव्यात्मकता ये खत्म हो जाती है शब्दों को अगर हम दूसरी जगह पर रख देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कविता से चुनकर क्या बताया गया, कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में लिख दीजिए। आपको उनके स्थान पर लिखना है। जैसे समानार्थी शब्द का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका मतलब क्या, पर्यायवाची। जैसे यहाँ पर दिया है भू द्वीप, ठीक है, पहला क्या दिया, भू दीप, ठीक है, हृदय, फिर तलवार, दुनिया, पत्थर, इस तरीके के शब्द में दिए गए। तो हमें देखना है, अगर हम भू की बात करते हैं तो भू में कौन कौन शब्द आ जाएंगे, एक तुम्हारी धरती आ जाएगी और दूसरी पृथ्वी आ जाएगी। इसी प्रकार से धरा है, वसुंधरा, ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। दीप का क्या है, दीपक है, प्रदीप है, ठीक है, दिया भी है। हृदय का दिल है, जी है, जो कि कविता में आए हुए हैं। तलवार आसी, कृपाण, खड्ग, और दुनिया, संसार, जग, ठीक है। पत्थर में क्या आ जाएगा, पाषाण है, और भी शब्द आ सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे कुछ दिए समानार्थी शब्द, जैसे यहाँ पर दिया दिल है, असी है, संसार है, तो ये मैच करने हैं आपको। जैसे अगर मैं इसमें बात करूँ कि ये दिया है पृथ्वी, तो पृथ्वी किसके लिए, भू के लिए है। इसी प्रकार से जग किसके लिए दिया है, जग दुनिया के लिए है। धरा किसके लिए, पृथ्वी के लिए है, ठीक है। पाषाण पत्थर के लिए दिया है। दीपक दीप के लिए दिया है, ठीक है। जी हृदय के लिए दिया है। इसी प्रकार से प्रदीप किसके लिए दिया है, दिया के लिए दिया है। पाहन किसके लिए दिया है, पत्थर के लिए दिया है। दिल किसके लिए दिया है, हृदय के लिए है। असी किसके लिए आएगा, तलवार के लिए आएगा। संसार दुनिया के लिए आएगा। कृपाण किसके, तलवार के लिए आएगा। इस तरीके से आएंगे, तो आप इनको इस तरीके से मैच कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको देख लें, फिर अपनी किताब में या फिर अपनी कॉपी में से पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कविता का शीर्षक, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, वह हृदय नहीं है पत्थर है, ठीक है। इस कविता का शीर्षक स्वदेश रखा है। कवि ने क्या रखा है इस कविता का शीर्षक, स्वदेश। कई बार कवि कविता को किसी पंक्ति को ही शीर्षक बना देता है। यदि आपको भी इस कविता का किसी एक पंक्ति को चुनकर शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति को चुनेंगे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पहली पंक्ति वही कविता का शीर्षक बन जाता है, टाइटल बन जाता है। यहाँ पर तो कवि ने स्वदेश रखा है, लेकिन अगर आप इस कविता का दूसरा नाम, दूसरा टाइटल, दूसरा शीर्षक रखना चाहेंगे तो क्या नाम देना चाहेंगे। तो जैसे यहाँ पर चुनी हुई पंक्ति क्या है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। अब हमने ये चुना है कि वह हृदय नहीं है पत्थर है, तो इससे पूछा गया कि हमने क्यों चुना है इसको। तो इसके हम क्यों की व्याख्या करेंगे कि मैं, अगर ध्यान से देखेंगे, मैं इस पंक्ति को शीर्षक बनाना चाहूँगी या चाहूँगा क्योंकि यह पंक्ति कविता के भाव को बहुत प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करती है। यह दर्शाती है कि जिस हृदय में देशभक्ति नहीं है वह संवेदनहीन पत्थर के समान है। यह पंक्ति कविता के मुख्य रूप से संक्षेप में सार को बताती है। तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं कि देश में, मतलब हृदय में देश प्रेम की भावना को जागृत करने की बात कही है, तो ये उपयुक्त पंक्ति है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उन पर सही के क्या लगाने हैं, टिक लगाने हैं। जैसे यहाँ पर ये पौधा दे रही है, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कुश्ती लड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ओलंपिक वगैरह में मैच होते हैं तो ये मैच चल रहा है, तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से। कहने का मतलब क्या है कि आपको इस चित्र, एक तरीके से एक्टिविटी है, इस चित्र को देखकर पता लगाना है, पहला चित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि इसमें क्या यह स्वदेश प्रेम यानी कि देश प्रेम के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सही का टिक लगाएंगे और नहीं हो रहा है तो क्रॉस का टिक लगाएंगे। इस तरीके से करना है। तो पहले चित्र में क्या दिया है, एक बच्चा एक पौधे को पानी दे रहा है, तो ये पर्यावरण की सेवा हो रही है। तो इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए, सही का, ये करेक्ट है, ये अच्छा काम कर रही है, ये भी एक देश सेवा है। दूसरे चित्र में क्या है कि ट्रेन में लोग गंदगी फैला रहे हैं, आपको दिख रही होगी यहाँ पे गंदगी,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, देश प्रेम है? ये नहीं है, ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला तीसरे चित्र में खिलाड़ी जो है अखाड़े में क्या कर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्र हित के लिए मेहनत कर रहे हैं, इससे न मेडल मिलेगा, हमारे देश का नाम होगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना कि मैच हमारे ओलंपिक वगैरह में बाहर लोग जाते हैं, कुश्ती में है ना, आर्चरी में, अलग अलग में, तो वो जब मेडल लेके आते हैं उससे क्या होता है, हमारे देश का नाम रोशन होता है। तो इस तरीके से भारत का नाम ऊंचा होगा, ये हमारे देश के लिए मेहनत करेंगे और मेडल लेकर आएंगे, भारत का नाम ऊंचा होगा। चौथे में क्या दिया है, युवा लोग गांव में श्रम कर रहे हैं। तो जब युवा किसी भी देश के परिश्रम करते हैं तो वो जो परिश्रम है कहीं ना कहीं देश के हित में ही है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पांचवें चित्र में क्या है, बच्चे सैनिकों को सम्मान दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि फूल दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। छठवें चित्र में क्या करें, बच्चे बागवानी कर रहे हैं, देखो पौधे लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा है क्योंकि हमारे इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। सातवें चित्र में किसान एक मेहनत कर रहा है और किसान जो है फसल को तैयार करेगा जो कि हमारे खाने के काम आएगी, तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से देखना है कि स्वदेश प्रेम का मतलब हम अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से चित्र में काम कर रहे हैं, अगर अपने आसपास आप गंदगी नहीं फैला रहे हो, पॉलीथीन वगैरह यूज नहीं कर रहे हो, तो ये भी क्या है, देश प्रेम है। ऐसी एक्टिविटी आप चुनकर भी कि आप ऐसे अपने आसपास के वातावरण में क्या करो कि जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, और वो भी एक प्रकार का देश हित है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगले में दिया गया है कि एक बच्चा जो है किसी वृद्ध महिला को क्या कर रहे हैं, सड़क पार करा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि एक वृद्ध बच्चा वृद्ध महिला से बात कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पर देखो उनसे बात करके ऐसे लग रहा है कि वो उनसे कुछ जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। अगले में क्या दिया, ये यहाँ पर कुछ बना रहा है, ये दिख रहा है, जो कैसा है, गलत है। हमें कभी भी सरकारी या ऐतिहासिक या पौराणिक जो भी हमारे पास संपदा है उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, ना ही उस पर हमें कुछ बनाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अगले में क्या है कि बच्चे इसमें क्या करें, राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है, हमारा तिरंगा दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये भी क्या है, स्वदेश प्रेम है। अगले सभी लाइन से लगे हुए दिख रहे हैं हमें, तो ये एक रूल फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाकर नियमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो वो भी एक स्वदेश प्रेम है। अब यहाँ जाके भगदड़ मचा देने, हमें पहले आना है, हमें पहले आना है ना, कोई पहले आया कोई बाद में आया और जाके लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट में क्या है, बच्चे फूल तोड़ने को क्या करें, फूल मत तोड़ो, यहाँ लिखा हुआ ना, फूल मत तोड़ो, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। अगली देखेंगे एक्टिविटी में क्या पूछा गया हमसे। अगले में पूछा गया है कि कक्षा और पुस्तकालय की अच्छी तरीके से व्यवस्था दिख रही है, सब कुछ सेट दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो ये क्या है, करेक्ट है, अच्छी बात है, हमें हर चीज़ व्यवस्थित रखनी चाहिए। आठवें चित्र में बच्चा कूड़ेदान में कचरा डाल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें डस्टबिन दिख रहा है, सब लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, तो ये भी सही है। अब इन निष्कर्ष क्या निकलता है कि चिन्हित चित्र ऐसे हैं जो देश की भलाई, स्वच्छता, व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, सेवा भाव एवं राष्ट्र भक्ति को दर्शाते हैं। ये सभी स्वदेश प्रेम के उत्तम उदाहरण हैं, तो इस तरीके से ये क्या है, सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, हमारे अस्त्र शस्त्र। यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं, हमारे अस्त्र शस्त्र की बात हो रही है कि कुछ हाथ से पकड़कर चलाने वाले हथियार और कुछ फेंक कर चलाने वाले। हमारे पास वायुसेना है, थल सेना है और जल सेना है, तो हमारे पास सब कुछ है। कहने का मतलब ये कवि का, देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी मतलब पहरेदार की तरह भांति खड़े हुए हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वालों का सामना तोप से, तलवार से, बंदूक से आदि से करते हैं कि जो भी हमारे भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे हमें उन पर तोप चलानी पड़े, बंदूक चलानी पड़े या फिर तलवार चलानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश की सुरक्षा के लिए जो पहरेदार हैं मतलब हमारे सैनिक, उनके लिए बताया गया। अब आपके लिए बताया गया कि आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेम में अस्त्र शस्त्र क्या होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हर व्यक्ति के अपने काम होते हैं। अभी जैसे पिछली एक्टिविटी हमने की थी कि अगर आप एक पौधा लगा रहे हो, अगर आप कूड़ेदान में डाल रहे हो, तो ये भी क्या है, देश सेवा है। कहने का मतलब है कि हम अलग अलग तरीके से आप विद्यार्थी हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक अध्यापक हैं, आप एक माली हैं, आप एक किसान हैं, तो उनके लिए देश सेवा कैसे हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के लिए क्या होना चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए। ठीक है, पुस्तक उसका मुख्य रूप से एक कह सकते हैं कि अगर विद्यार्थी पढ़ेगा तो पढ़ लिख कर वो कुछ नया इन्वेंशन करेगा, कुछ अच्छा करेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा जो कि देश के लिए काम आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको दिए हुए हैं लिख के, जैसे विद्यार्थी के लिए क्या है, पुस्तक है, ज्ञान है, अनुशासन है। अध्यापक के लिए क्या है, शिक्षा है, ज्ञान और नैतिकता। अगर एक शिक्षक शिक्षा नहीं दे पा रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा है, नैतिकता नहीं दे पा रहा है, तो फिर बेकार है, वो देश सेवा नहीं कर रहा है। कृषक, उसके पास हल होना चाहिए, है ना, हल से वो क्या करता है, बीज बोता है, श्रम करता है और हमारे लिए फसल उत्पादन करता है। चिकित्सक क्या करता है, दवा देता है,
सेवा करता है, सर्जरी के उपकरण आदि को रखता है, वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, प्रयोग करता है, तकनीकी करता है। इसी प्रकार से श्रमिक उपकरण, परिश्रम, ईमानदारी। पत्रकार क्या करते हैं? कलम और सच्चाई, निर्भीकता से अपनी बात को रखना, समाज के सामने सच्चाई को लेकर आना। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो कि हम देश सेवा कर सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को नियमबद्ध तरीके से पालन करते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में, ठीक है, कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश सेवा से संबंधित कविताएं और गीतों का संकलन करेंगे। किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति करें। मतलब अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं एक कक्षा में, जब वो बैठते हैं विद्यार्थी रूप में तो अलग अलग जगह से जाते हैं। कोई किसी गांव से आया, कोई किसी शहर से आया, किसी की मातृभाषा क्या है, किसी की कुछ अलग है। तो सब मिलकर क्या करें? एक देशभक्ति गीत तैयार करें और फिर बाद में उसको सुनाएं, गाएं। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया। जैसे यहाँ पर दिया है, विद्यार्थी को यह कर दिया जा सकता है कि वे अपनी मातृभाषा जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली आदि भाषाओं में देशभक्ति की कविताएं, गीत एकत्र कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप क्लास में, आप घर जाके होमवर्क में कलेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, अपने परिवार की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी में, तो वो कैसी कविता तैयार करेगा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजबे का दिल में है। ऐसे पंजाबी में मिट्टी दी खुशबू वे चौंधी हवा बिच। ठीक है, इस तरीके से बंगाली में जनगण मन अधिनायक। तो आप भी अपनी मातृभाषा में कोई भी जो पहले से आपको पता है या किसी कविता किताब से, इंटरनेट से, परिवार के लोगों से हेल्प लेकर, मित्रों से हेल्प लेकर आप अपनी कविता अपनी भाषा में एकत्र करें और उसे क्लास में आके सुना सकते हैं। अगला क्या दिया है? कक्षा में वंदे मातरम या ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है, जैसे किसी लोकप्रिय देशभक्ति गीत की प्रस्तुति करवाई जा सकती है। मतलब ये शिक्षक ऐसा करवा सकते हैं कि कोई भी एक देशभक्ति गीत ग्रुप में या सोलो परफॉर्मेंस क्लास में प्रस्तुति करवा सकते हैं। बच्चे इस समूह में गाकर या वाद्य यंत्र बजा सकते हैं या क्लैपिंग कर सकते हैं। मतलब इसको एक तरीके से क्लास में एक देशभक्ति गीत को गाना है। इस गतिविधि से बच्चों में भाषी विविधता और सम्मान दोनों ही देश प्रेम को बढ़ावा देंगे। ठीक है, देश के विकास में इस तरीके से एकता का भाव उत्पन्न होगा। तो ये कि चाहे वो किसी भी जगह से आए हों, उनकी भाषा कुछ भी हो, लेकिन हमारा देश एक ही है। ठीक है, अगला देखेंगे। तिरंगा झंडा कब प्रसन्न है और कब उदास होगा? मतलब हमारे ऐसा कौन सा कार्य है जिससे हमारा जो तिरंगा झंडा है उसका शान से सर ऊंचा हो जाए, प्रसन्नता होगी, या वह उदास हो जाएगा? अच्छे कर्म और बुरे कर्म, हम देश हित में काम कर रहे हैं या देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ दिया है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्यों को याद कीजिए और विचार कीजिए कि आपने किन कार्यों से तिरंगा झंडा को उदास किया होगा और किन कार्यों से आपका तिरंगा झंडा आपके कार्य से प्रसन्न हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर हम तिरंगा झंडा कब प्रसन्न होगा, कौन से ऐसे में कार्य करने चाहिए? जैसे जब हम विद्यालय में अनुशासन का पालन करेंगे, ठीक है, अनुशासन बनाए रखेंगे, देश की संपत्ति है, पुस्तक है, बेंच है, दीवार है, इनको कोई नुकसान ना पहुँचाएं, राष्ट्रगान और ध्वज को आदरपूर्वक सलामी दें, स्वच्छता बनाए रखें, गंदगी ना फैलाएं, देश की भलाई के लिए कुछ नया और अच्छा कार्य करें। तो इससे हमारा तिरंगा झंडा क्या होगा? प्रसन्न होगा। कहने का मतलब हम देश हित में कार्य करें। जब विद्यालय में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा कचरा, आप गए विद्यालय में, आपने कुछ भी खाया, कुरकुरे, चिप्स और जो आपका वो रैपर था, आपने क्या किया? डस्टबिन में डाल के कहीं भी ऐसे ग्राउंड में फेंक दिया। आपने किसी पौधे के फूल तोड़ लिया, किसी पौधे को तोड़ दिया, तो ये क्या है? इससे तिरंगा झंडा हमारा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाए, मतलब उदास हो जाएगा। राष्ट्रगान बजते समय अनुशासन में खड़े ना होना। आप जा रहे हो अपनी मस्ती में, राष्ट्रगान बज रहा है, आप ना तो सलामी दे रहे हो, ना ही अनुशासन के साथ खड़े होकर राष्ट्रगान गीत गा रहे, तो ये भी क्या है? इससे तिरंगा झंडा उदास हो जाएगा। देश की संपत्ति को नुकसान, विद्यालय में तोड़फोड़ कर रहे हो या किसी और जगह तोड़फोड़ कर रहे हो जो सार्वजनिक संपत्ति है, किसी हॉस्पिटल में, विद्यालय में, ठीक है, तो ये भी गलत है। झूठ बोलें, चोरी करें, कुछ ऐसे अनुचित कार्य करें, पढ़ाई या देश हित के कार्यों में लापरवाही बरतें, तो इससे हमारा तिरंगा झंडा क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा। कहने का मतलब है ये देश हित में कार्य नहीं है, ये अच्छे काम नहीं है और हमें नहीं करने चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया है झरोके से, यहाँ पर खादी गीत दिया। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा, खादी के रेसे रेसे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा, खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नवजीवन की नई ज्योति अस्तबल में जग जाती है। तो यहाँ ये जैसे गांधी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, तो उन्होंने खादी, चरखा दिख रहा है हमें ये, ठीक है,
उनका कहना था हमें सूत काट के वस्त्रों को खुद से तैयार करना है, हमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है, अपने देश में ही चीज़ों का निर्माण करें, अपने खुद पर आत्मनिर्भर रहें। तो यहाँ ये एक देश हित के लिए यह अंश खादी के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि आज़ादी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देशवासियों में स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी है। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है कि देश हित में हम अपने देश के लिए तमाम तरीके से उसकी सेवा कर सकते हैं। आपके पास जो भी स्किल है, आपके पास जो भी ज्ञान है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो आप मोहल्ले के, समाज के, गांव के कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, ये भी एक क्या है, देश हित में। आप देश प्रेम, आप राष्ट्र प्रेम की भावना आपके अंदर है, वो राष्ट्र हित में काम कर रहे हो, ठीक है, देश सेवा कहलाएगी ये भी। तो ऐसे ही आपके पास जो भी स्किल है, उस स्किल के माध्यम से, उस कौशल के माध्यम से अपने देश की आप सेवा कर सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, साझी समझ। आप यहाँ पर दिया गया है कि अपने अभी जो हमने पढ़ी है स्वदेश कविता और खादी का एक गीत पढ़ा है, कि उपयुक्त कुछ अंश पढ़े। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई दोनों ही कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है। साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। साथ ही खादी गीत पूरी कविता पुस्तकालय इंटरनेट से खोजकर इसे पढ़ना है। मतलब ऐसी देशभक्ति की जो कविताएं हैं आप उन्हें पढ़ सकते हो। एक तो आपको खादी वाला गीत बताया गया और देशभक्ति की कुछ कविताएं भी पढ़ सकते हो। ये दोनों ही कविताएं कब लिखी गई, हमारे आज़ादी के समय, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के समय, जब देश को आज़ाद कराने की मुहिम चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, उस समय लिखी गई थी, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए। स्वदेश कविता, खादी गीत दोनों कविताएं देशभक्ति की भावना को जगाती हैं। जैसे स्वदेश कविता में क्या है, देश के प्रति प्रेम, समर्पण, सेवा की भावना, ठीक है, दिखाई देती है। यह कविता हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश के लिए कार्य करें और उसे आगे बढ़ाएं, उसकी रक्षा करें। खादी गीत हमें क्या सिखाता है, देश की शान बताता है, ठीक है। यह कविता महात्मा गांधी के विचारों को दर्शाती है तथा हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस तरीके से स्वदेशी कविता और खादी वाली कविता से हम देश के प्रति अपने जो विचार हैं उनको समझ सकते हैं, ठीक है। दोनों कविताओं के माध्यम से सिखाया गया कि देशभक्ति, ठीक है, केवल युद्ध में लड़ने से नहीं बल्कि अपने कर्म, वेशभूषा, विचार से भी योगदान हम देश को दे सकते हैं। अगला देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ आपको इंटरनेट से के लिंक दिए हुए हैं, आप इनकी हेल्प से दीवानों की हस्ती हैं आज यहाँ कल वहाँ उड़ाए, मस्ती का आलम, ठीक है, साथ लिए। ये बहुत अच्छी कविता थी, पहले बसंत में 8th क्लास में दी हुई थी। आप इस कविता को पढ़ें। और एक झांसी की रानी, ये तो 6th क्लास में बसंत में आप सबने पढ़ी होगी, तो ये कविता भी दी हुई है, इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लिंक पे जाकर इन कविता को पढ़ें। उम्मीद है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरीके से अपकमिंग 8th क्लास की जितनी वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।